Good morning, student. I welcome to all of you, प्रशिक्षणार्थियों, BA B.Ed, BSc B.Ed, 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के विभिन्न शिक्षा आयोगों ने, विभिन्न शिक्षा समितियों ने जो सुझाव दिए हैं उनको मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ाया। मैंने पहले पाठ में पढ़ाया कि लोगों की सोच को बदलना होगा, विवाह की आयु को बढ़ाना होगा, महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति करनी होगी, अभिभावकों की शिक्षा जरूरी है और रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए। उपयोगी पाठ्यक्रम। प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक बुराइयों को दूर करनी होगा, घर के पास विद्यालय खोलना होगा, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी, छात्रावास की सुविधा मुहैया करानी होगी और अन्य शैक्षिक सुविधाएं बालिकाओं को मुहैया करानी होंगी। इन पर मैंने आपसे पहले पाठ में विस्तृत रूप से चर्चा की है। प्रशिक्षणार्थियों, अब आती है राज्य की जिम्मेदारी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी राज्य सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। राज्य सरकारों के द्वारा टीवी के माध्यम से, जनसंचार के साधनों के माध्यम से, चाहे वो नुक्कड़ सभाएं हों या नाटक हों, शिक्षाप्रद नाटक हों, किसी कहानी के माध्यम से और ख़ास तौर से समाज में इस वक्त चलन है टीवी के कार्यक्रमों का, रेडियो के कार्यक्रमों का, मोबाइल के कार्यक्रम का, इंटरनेट का कार्यक्रम। इन समस्त संचार के साधनों के माध्यम से सरकार ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करे जिनसे अभिभावकों को प्रेरणा मिले और वो अपनी बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दें। हमारी राज्य सरकार के साथ साथ जब ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन या दीपावली या दशहरे की छुट्टियां आती हैं तो ऐसे अवकाश का सदुपयोग करने के लिए वो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को, शिक्षकों को घर घर भेजें और वो बालिकाओं को प्रोत्साहित करें, उनके माता पिताओं को प्रोत्साहित करें, उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करें कि बालिकाओं को पढ़ाने की क्या कीमत है। वो अवकाश के समय का सदुपयोग करें, चाहे वो दशहरे की छुट्टियां हों, चाहे दीपावली की हो, या ग्रीष्मकालीन अवकाश हो या शीतकालीन अवकाश हो। सरकार को चाहिए कि वो ये कार्यक्रम विधिवत रूप से चलाए जिससे छात्राओं का, बालिकाओं का अधिक से अधिक नामांकन विद्यालय में किया जा सके और उन बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, अगली चर्चा है एनजीओ को लेकर। स्वयंसेवी संगठन, स्वयं सहायता समूहों को इसमें मदद करनी चाहिए। इन स्वयंसेवी संस्थाओं को, उनकी भी मदद ली जा सकती है और उनका नैतिक दायित्व बनता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो भी इन विद्यालयों की मदद करें। प्रशिक्षणार्थियों, अगर राज्य सरकार ये कार्यक्रम पूर्व
नियोजन के अनुसार लागू करती है। जनसंचार के साधनों के माध्यम से अवकाश के समय का सदुपयोग करते हुए और स्वयंसेवी संगठनों की सहायता लेते हुए, तो मैं समझता हूँ जब ये कार्यक्रम को अमल में लाया जाएगा तो अभिभावक जब किसी सीरियल को देखते हैं तो उससे प्रभावित होते हैं। सीरियल से इतने प्रभावित होते हैं कि अगर पति की पसंद का सीरियल है तो वो पत्नी चीख पुकार करती रहे, और पत्नी की पसंद का सीरियल धारावाहिक चल रहा है तो वो पति चीख पुकार करता रहे। किसी के ऑर्डर को, एक दूसरे के ऑर्डरों को, एक दूसरे के आदेशों की अवहेलना कर देते हैं। ऐसा रस, ऐसा उनको आनंद आता है। तो जब जनसंचार के साधनों से ये आनंददायी, ये प्रेरणास्पद कहानी, किस्से और प्रेरणास्पद बातें बताई जाएंगी तो अभिभावक, माता पिता बालिकाओं को विद्यालय पढ़ने के लिए भेज देंगे। ऐसा लेखक ने सुझाव दिया है कि स्वयं सहायता समूहों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी काम में लेना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, जन सहयोग, सरकार की बड़ी से बड़ी योजनाएं लागू हो जाएं, लेकिन क्रियान्वित होती है और जन सहयोग की जागरूकता नहीं है, अर्थात पब्लिक का सहयोग नहीं है, तो वो योजना धूमिल हो जाती है। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए उसके लिए जन सहयोग का मिलना आवश्यक है। जब जन समर्थन मिल जाता है तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं और जन समर्थन जिनको मिला है वो छोटे छोटे नेता चुनाव जीत जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब सरकार की योजनाओं को जन सहयोग मिल जाएगा तो ये योजनाएं भी सफल हो जाएंगी। उसके लिए क्या है कि भामाशाहों की मदद लेनी चाहिए और उन दान दाताओं को, जो धनी व्यक्ति हैं, उनको आगे आना चाहिए। वो बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको पुस्तकें निःशुल्क प्रदान करें। वो बालिकाओं को प्रभावित करने के लिए उनको वस्त्र आदि की व्यवस्था करें। वो बिल्डिंग के लिए, विद्यालय की जो चरमराई हुई है, टूटी फूटी बिल्डिंग को निर्मित करें और उसमें अपना सहयोग दें। विद्यालय भवन के निर्माण में छात्रों को शैक्षिक सुविधा मुहैया कराने के लिए, छात्रों को दोपहर का मिड डे मील, दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए इन दान दाताओं को, इन भामाशाहों को आगे आना होगा। और जब ये सहयोग करेंगे तो आप देखते हैं कि जन सहयोग का मिलना शुरू हो जाता है। जब 1 रुपया रामलीला में, रासलीला में बुल जाता है तो आप देखिएगा दूसरा व्यक्ति तुरंत 5 रुपये दान में दे देता है। और जब पता लगता है कि ये उसके पड़ोसी ने दिया है तो दूसरा सामने वाला 10 रुपये का दान शुरू कर देता है। और वो वक्ता, वो जानते हैं कि मैं दान को उजागर करूंगा तो लोग और आएंगे, तो वो बढ़ चढ़कर उनके नाम की जय जयकार करते हैं कि फलाने सज्जन ने ये 1 रुपया दिया है, भगवान उनके यहाँ बरकत अदा करे। तो वो बढ़ चढ़कर दूसरा देता है, तीसरा देता है और लाइन लग जाती है। और उस दान को लेने वाले के लिए समेटने की समय कम पड़ जाता है, इतनी लाइन लग जाती है। लोग, जन समर्थन मिल गया है, अब उस चंदे के लिए जन समर्थन मिल गया है। तो ये चंदा भी है कि बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए ये जन सहयोग हमारा चंदा है। और आप देखते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद, लोग उनके लिए दान करने के लिए, चंदा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी पुण्य का कार्य हो,
किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कारण एक ही है कि वो ये समझते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा। शिक्षा के बिना दुनिया में किसी का उद्धार हुआ है और न किसी का उद्धार होगा। प्रशिक्षणार्थियों, भामाशाह आगे आएंगे। अंशकालीन पार्ट टाइम शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जो महिलाएं विवाहित हैं, वो शादी उनकी जल्दी हो गई और विवाह जल्दी हो जाने से वो पढ़ नहीं पाई, शिक्षा से वंचित हो गई। ऐसी स्थिति में वो अधूरी छूटी हुई पढ़ाई, ऐसी स्थिति में जो कभी विद्यालय नहीं गए, उन बालिकाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए अंशकालीन पार्ट टाइम ट्यूशन की, पार्ट टाइम शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सब होगा जन सहयोग के माध्यम से, जन समर्थन से। और तो और हमारी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें लड़कियों के लिए। तो मैं समझता हूँ हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे पाएंगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन सहयोग का होना बहुत आवश्यक है। जन सहयोग के अभाव में हम बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित देनी है, सरकार की योजनाओं को जन समर्थन लेना है और भामाशाहों को आगे आना होगा। और भामाशाहों के साथ साथ हमारे प्राइवेट स्कूलों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जब ये जन सहयोग मिल जाएगा तो एक छोटी सी हवा है वो आंधी का रूप ले चुकी है, अब आंधी आ गई है तो तूफान भी आ जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, ये छोटी सी चिंगारी जो अग्नि के पथ पर निकल गई है वो ज्वालामुखी का रूप भी धारण कर ली। प्रशिक्षणार्थियों, ये छोटी छोटी कलियां जो आपके बाग में खिलने वाली हैं वो एक दिन चमन का फूल बन जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जिक्र कर रहा हूँ आपसे महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि खग जाने खग ही की भाषा, एक ये डायलॉग है, एक ये बहुत विद्वानों की तरफ से बोला जाता है कि खग जाने खग ही की भाषा। अर्थात यहाँ ये चरितार्थ ये हो रहा है कि एक महिला ही महिला की बात को बेहतरीन तरीके से समझ सकती है, उस पर अमल कर सकती है। अगर महिला शिक्षिका को नियुक्ति दी गई, महिला शिक्षिकाओं को प्रोत्साहित किया गया, महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय के लिए प्रेरणा प्रदान की गई, तो निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति जिन्होंने कभी अपनी बेटी को विद्यालय नहीं भेजा, वो भी अपनी लड़की को बीएड कराएंगे, वो अपनी बेटी के लिए एसटीसी कराएंगे, वो अपनी बेटी के लिए एमएड कराएंगे। क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं के लिए सबसे सफल व्यवसाय शिक्षा है, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित व्यवसाय शिक्षा है, महिलाओं के लिए सबसे सुलभ और सरल व्यवसाय शिक्षा है, महिलाओं के लिए उनकी गरिमा में चार चांद लगाने वाला व्यवसाय शिक्षा है। एक गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है, उन महिला शिक्षिकाओं से पूछो जो महिला शिक्षिकाओं के पद पर हैं। तो महिलाओं को शिक्षा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिए जाने के लिए, महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर हमारी शिक्षा समितियों ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने ये सिफारिश की है, ये सुझाव दिया है कि अधिक से अधिक मात्रा में
महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए शिक्षा व्यवसाय को चुनने के लिए। जब आपने देखा होगा 2004 की आरपीएससी में जिन महिलाओं को शिक्षिका का पद मिला, शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, तो उसी दौड़ में ढेर सारे विद्यालय राजस्थान में खोले गए जो शिक्षण और प्रशिक्षण महाविद्यालय के नाम से जाने गए। ये टीटी कॉलेज का खुलना 2004 की आरपीएससी की जागरूकता को लेकर है। महिलाओं को, विधवाओं को, परित्यक्ताओं को, उनको सबको नियुक्ति दी गई। उससे महिलाओं को ये प्रेरणा मिली कि अधिक से अधिक महिला टीटी कॉलेज खुले और को एजुकेशन में भी महिलाओं ने बीएड के कोर्स को, एसटीसी के कोर्स को और एमएड के कोर्स को अतिशीघ्र किया, क्योंकि उनको ये प्रोत्साहन मिल गया कि महिलाओं की नियुक्ति अलग से उनके लिए कोटा है, तो उनकी नियुक्ति आसानी से उनको शिक्षण व्यवसाय में रोजगार मिल सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, अगर महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय को चुनने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए तो उनको मोटिवेशन के लिए आपको कुछ तो देना होगा। तो ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आयु सीमा में छूट दी जाए। उनको ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति होने पर आयु सीमा में छूट होगी, तो ऐसी स्थिति में वो महिलाएं जागरूक होकर इस व्यवसाय को चुन लेंगी कि अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गई तो मुझे आयु सीमा में छूट होगी। तो आयु सीमा में छूट होना, महिलाओं को वहाँ पर शैक्षिक सुविधाएं मुहैया होना, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने वाली शिक्षिका के लिए, महिला अध्यापक के लिए रहने की व्यवस्था की जाए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा मंत्र है कि अधिक से अधिक मात्रा में महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अंशकालीन शिक्षा, पार्ट टाइम एजुकेशन। प्रशिक्षणार्थियों, हमारा देश ऐसी विषमताओं का देश है कि यहाँ अमीरी के ऐसे पहाड़ खड़े हुए हैं जिनमें भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। कुछ लोगों ने अमीरी के ऐसे परचम लहराए हैं कि उनका नाम दुनिया के दूसरे तीसरे अमीरों में गिना जाता है। हमारे देश के ही नागरिक हैं कि जिनका पूरी दुनिया में नाम हो रहा है अमीरी में, और हमारे देश के नागरिक हैं जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती, उनको 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता, उनके तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ये भी हमारा देश है। एक ये भी दिवाली थी, एक वो भी दिवाली है। खिलता हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। आप देख लीजिए, दोनों दिवाली मैंने आपको दिखा दी। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में अमीरी भी है तो गरीबी भी बहुत बड़ी है, और उस गरीबी की वजह से अभिभावकों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजा गया। उनकी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उनकी मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी? उनकी मजबूरी थी कि उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उन्होंने अपने छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए बेटी को विद्यालय नहीं भेजा। उन्होंने बेटे की शिक्षा पर खर्च करने के लिए जो पैसा जोड़ रखा था,
बहन के ऊपर खर्च नहीं किया, बहन को उसकी पढ़ाई से छुड़ा लिया गया, उसकी पढ़ाई रोक दी जाती है और उसकी पढ़ाई के पैसे को भाई पर लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो महिलाएं, जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो गई हैं, उनको अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सुझाव हमारे शिक्षा आयोगों ने, हमारी शिक्षा समितियों ने दिया है कि उनको पार्ट टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? पार्ट टाइम एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें बालिकाओं को कुछ समय के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। माना कि विद्यालय में 5-6 घंटे लगते हैं और 5-6 घंटे में वो बच्ची कुछ कमा कर ले आएगी, 5-6 घंटे में वो बच्ची अपने घर की देखभाल कर लेगी, 5-6 घंटे में वो बच्ची अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर लेगी। तो घर की मजबूरियां या बाहर की मजबूरियां, घर के कार्य या बाहर के कार्य, दोनों की वजह से वो लंबा समय विद्यालय को नहीं दे सकती, इसलिए अंशकालीन विद्यालय की व्यवस्था की गई, पार्ट टाइम शिक्षा की व्यवस्था की गई, पार्ट टाइम एजुकेशन की व्यवस्था की गई। अंशकालीन में यह है कुछ समय के लिए बालिकाओं को अध्ययन करना है, और वो भी जब वो अपने घर गृहस्थी के पूरे कार्यों से फ्री हो जाएं तब। रात्रि पाठशालाएं वो सेम है, दोनों एक जैसे हैं। कुछ माँ बाप किसानी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को दिन में विद्यालय नहीं भेज सके। ऐसी स्थिति में उनके लिए नाइट क्लास की बात कही गई है, नाइट स्कूल की बात कही गई है, और उनको रात्रि पाठशालाएं आयोजित करने के लिए कहा गया है। जिन परिवारों की बेटियां काम की वजह से, अपने छोटे भाई की देखभाल की वजह से, क्योंकि माँ बाप काम पर निकल जाते हैं तो वो घर में अपने छोटे बहन भाई की देखभाल कर रही होती हैं, ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई से उनको रोक लिया जाता है। वो दिन में विद्यालय नहीं जा सकती क्योंकि उनके माँ बाप घर पर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब उनके माँ बाप घर पर नहीं हैं तो वो दिन में स्कूल नहीं जा सकती, शिक्षा से वंचित हो रही है। तो उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए रात्रि पाठशालाएं आयोजित करने की ये सिफारिश की है हमारी शिक्षा समितियों ने, हमारे विभिन्न शिक्षा आयोगों ने। प्रशिक्षणार्थियों, रात्रि पाठशालाओं में बालकों को जो दिन के समय अपने माता पिता घर में नहीं पढ़ पाए, वो बालिकाएं रात्रि पाठशालाएं खोली जाएं, जिससे कि उनको रात में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो जाए। अगला पॉइंट है आपका महिला शिक्षा सप्ताह आयोजित करना। प्रशिक्षणार्थियों, महिला शिक्षा सप्ताह आयोजित हर वर्ष करने चाहिए, जिससे बालिकाओं को शिक्षा के लिए या अध्ययन के लिए, शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नामांकन अभियान चलाना, जैसा कि मैं आपको बताया गया हूँ, आओ स्कूल चलें हम, ये एक कोटेशन है, अनमोल वचन है। एक ऐसे अभियान चलाए जाएं जो बालिकाओं के अधिक से अधिक मात्रा में नामांकन हो, विद्यालय में उनके दाखिले हों, उनका प्रवेश हो। माँ बाप को जागरूक करके, शिक्षा की कीमत बताकर, अवकाश के समय का सदुपयोग करके हम इन अभियानों को चला सकते हैं और इन अभियानों को सफल कर सकते हैं। इन अभियानों की सफलता से हम बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में भी सफल हो जाएंगे। ये एनरोलमेंट
समर में चलाए जाएं, समर वैकेशन में चलाए जाएं, ग्रीष्मकालीन अवकाश में, शीतकालीन अवकाश में, या छुट्टियों के समय, जो भी अवकाश का समय हो, ऐसे समय में विभिन्न समयों में जाकर नामांकन अभियान चलाए जाने चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए अगला बिंदु है क्रैचेज खोलना, टू ओपन क्रैचेज। प्रशिक्षणार्थियों, क्रैचेज ये है कि जहां सामुदायिक केंद्र हैं वहां महिला शिक्षा समितियों का निर्माण किया जाए, और जहां विद्यालय हैं वहां क्रैचेज खोले जाएं। क्रैचेज खोलने के लिए ये है, क्रैच में विद्यालय है और समीप में ही उनके छोटे बहन भाई की देखभाल के लिए उन बालिकाओं को, उनके छोटे बहन भाइयों को जो विद्यालय पढ़ने आई है, और विद्यालय के समीप ही उनकी बहन भाइयों के देखभाल के लिए उचित प्रबंधन का होना, ये क्रैचेज है। ये क्रैच खोलने के लिए सुझाव दिया है कि जो बालिकाएं दिन में ना आ सकी उनको रात्रि पाठशालाएं, और जो पूरे समय नहीं आ सकती उनको अंशकालीन पाठशालाएं, और जो देखभाल करती हैं अपने छोटे भाई की, अपनी छोटी बहन की, उनके लिए विद्यालय के समीप ही उनकी देखभाल होती रहे और इधर बड़ी बहन शिक्षा हासिल करती रहे। इससे हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे पाएंगे और अभिभावक भी आसानी से कि उनकी बहन, उनकी बेटी अपने छोटे बहन भाई को भी रख लेगी और शिक्षा भी हासिल कर लेगी। ये तो वही हुआ आम के आम और गुठलियों के दाम। ऐसी स्थिति में जब उनको लाभ मिलता रहेगा कि उनकी समय की बर्बादी नहीं हो रही, उनका खर्च नहीं हो रहा, पैसा आदि खर्च नहीं हो रहा है, धन की बर्बादी नहीं, समय की बर्बादी नहीं, ऐसी स्थिति में वो अपनी बेटी को विद्यालय भेजना उचित समझेंगे और आसानी से विद्यालय भेज देंगे, क्योंकि उनकी बेटी को वहां दोहरा लाभ मिल रहा है। दोहरा लाभ यही है, आम के आम और गुठलियों के दाम। शिक्षा भी हासिल हो रही है और छोटे बहन भाई की देखभाल भी हो रही है, क्योंकि क्रैचेज स्कूल के पड़ोस में ही है। क्रैचेज एक कमरा है, एक व्यवस्था है, एक देखभाल के लिए जगह है, स्थान है, जहां छोटे बहन भाई की, छोटे शिशुओं की केयर की जाती है, कद्रदानी की जाती है, उनको उचित खान पान की व्यवस्था की जाती है, उनके रहन सहन की व्यवस्था की जाती है और उनके टॉयलेट आदि की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, ये सराहनीय सुझाव जो हमारी शिक्षा समितियों ने, हमारे विभिन्न शिक्षा आयोगों ने दिए हैं, वो हमारे देश की महिला शिक्षा या स्त्री पुरुष समानता आधारित शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। जब हम बात करते हैं समान शिक्षा व्यवस्था की, तो उसका अर्थ निकलता है कि जिस देश में स्त्री और पुरुष समान रूप से शिक्षा में, अवसरों में भागीदार हों, तो समान शिक्षा की लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी अगर हमने इन बातों पर अमल किया। प्रशिक्षणार्थियों, नई शिक्षा नीति में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। महिलाएं सशक्त कब होंगी? जब वो तालीम याफ्ता होंगी। महिलाएं बातों से सशक्त नहीं होंगी, महिलाएं एक्सरसाइज से सशक्त नहीं होंगी,
महिलाएं जिम करने से सशक्त नहीं होंगी, महिलाएं योगा करने से सशक्त नहीं होंगी। महिलाएं सशक्त होंगी जागरूकता से, महिलाएं सशक्त होंगी शिक्षा से। अगर उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध है तो महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, वरना इन समस्त बातों को एक कागज की टोकरी में डाल दीजिए, इनका कोई मोल नहीं है। क्या औचित्य है इनका? अगर अमल करते हो तो महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। समयबद्ध कार्यक्रम बनाए जाएं इन योजनाओं का और इनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, इन समस्त बातों पर समयबद्ध तरीके से एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जाए और इन योजनाओं को अमल में लाया जाए, सख्ती से कड़ाई से इनका पालन किया जाए और निश्चित रूप से इन पर अगर हमने अमल किया तो हम बालिका शिक्षा को आसानी से पुरुषों के समान बढ़ा पाने में सक्षम हो पाएंगे। अगर हमने इन पर अमल नहीं किया और ये कागजी कार्रवाई में ही रहे तो जो अब तक हो रहा है 50, 60, 70 वर्षों से, 75 वर्षों से वो ही होता रहेगा। महिलाओं की साक्षरता दर में कमी बनी रहेगी और पुरुष की साक्षरता दर आगे रहेगी। हम चाहते हैं महिला और पुरुष की साक्षरता दर समान रूप में आ जाए, तो हमको ये विभिन्न शिक्षा आयोगों के, इन विभिन्न शिक्षा समितियों के, इनके सुझावों को मानना होगा और इन पर अमल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंने आपको बताया, आपके समझ में जरूर आया होगा। नहीं आता है तो आप जहाँ से भूल रहे हैं, जिसको समझना चाहते हैं, आप सवाल कीजिए, आपके सवालों के माकूल जवाब दिए जाएंगे। मैं आपके लिए और तमाम सुनने वाले साहिबान के लिए बड़े तहे दिल के साथ विनम्रता के पूर्वक आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।